गति 120 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, मोहतरम सदरे इजलास, मैं अपनी बात इस वक्त हाउस के सामने उर्दू जुबान में पेश कर रहा हूँ। ये जुबान, इसमें मिठास है। बहुत देर तक हम लोगों ने कड़वाहट का माहौल यहाँ पैदा कर दिया था। मैं इस जुबान में बोलकर चाहता हूँ कि मिठास का रस आपके कानों में घोल दूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जुबान को और इस जुबान के जरिए से जो हम इस बात कहना चाहते हैं उसको समझने की आप कोशिश करेंगे। हम सब को इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमें अपने इस मुल्क पर फ़ख्र है कि हमारा यह मुल्क, इस मुल्क का मिजाज मोहब्बत है और इस मुल्क की ताकत भाईचारा है। इस मुल्क में नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं है। मोहब्बत का चिराग हमेशा जला है और हमेशा जलता रहेगा। इसलिए हमें उन चीज़ों पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक 2010 के सिलसिले में आज हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं। लिहाजा इस सिलसिले में मैं कुछ बातों आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इस देश में 4 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वक्फ हैं, जिसमें 80,000 पर कब्जा है और बाकी दूसरों के हाथों में है। सरकार के पास भी जायदादें हैं, उन पर उन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है, अपनी बिल्डिंगें बना ली हैं और पब्लिक से लोगों के पास भी जायदादें हैं। कुछ लोगों ने उनको गैर कानूनी तरीके से बेच दिया है। बहरहाल इन जायदादों की अगर हिफाजत कर ली जाए तो मुसलमानों के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। मुसलमानों की तालीम का मामला है, मुसलमानों की सेवाओं का मामला है, समाजी हालत का मामला है। ये सारे हालात तभी सुधर सकते हैं जब मुसलमानों की इक्तिसादी हालत को ठीक किया जाए, मुसलमानों की तालीम को आगे बढ़ाया जाए, मुसलमानों के बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका मिले। तभी इस देश की इतनी बड़ी अक़लियत सुधर सकती है, तो मुल्क भी सुधर सकता है, मुल्क तरक्की कर सकता है। पैरा दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे विशालकाय भवन हैं जो ऐतिहासिक हैं, जिन पर तमाम तरह की नक्काशी की हुई है। ऐसे भवनों पर जहां पर कब्जा है उन पर एक पैसा भी किराया नहीं है। किराया लगाए और किराए की वह आय वक्फ वो बोर्ड को दें या तमाम ऐसे जो कल्याणकारी बोर्ड बने हैं उनको दें, ताकि वह पैसा मुस्लिम भाइयों के बच्चों की बेहतरी और कल्याण के लिए लगाया जा सके। पैरा सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे वक्फ संशोधन बिल 2010 पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने इस बिल को यहाँ पेश करके ज़रूरतमंदाना और साहसिक कदम उठाने का काम किया है। देश की आज़ादी को 65 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वक्फ के मामले लगातार उठते रहे, परंतु वक्फ की जायदाद खुर्द बुर्द होती रही। किसी भी सरकार ने सही ईमानदाराना कोशिश वक्फ की जायदाद को मुक्त कराने के लिए नहीं की। उसके अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को और वक्फ के मुतवल्ली यहाँ तक कि वक्फ के निगराह है जो सरकारी अधिकारी हैं उनके तालमेल से वक्फ की जायदाद खुर्द बुर्द होती है। इन तमाम बातों का अदाला इस बिल में किया गया है, जिक्र किया गया है। हम इसे एक बेहतर कदम कह सकते हैं। पैरा सभापति महोदय, कब्रिस्तान, ईदगाह आदि तमाम वक्फ की प्रॉपर्टी थी जिन पर लोग कब्जा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने
उन कब्रिस्तानों, ईदगाहों, मदरसों या बेकार पड़ी ज़मीनों पर सरकारी खर्चे से चारदीवारी बनाने का काम कर रही है। वह कार्य शुरू भी हो गया है। कुछ ऐसे लोग जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले हैं, जो हमेशा समाज में वैमनस्य फैलाते हैं, उन लोगों ने स्टे लेने का काम किया है। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इशारा ही काफ़ी है। ऐसे लोगों पर भी हमें कड़ाई से पेश आना होगा, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम बेकार पड़ी ज़मीनों जिन पर चारदीवारी बन रही है, हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि उन पर ज़रूर चारदीवारी बनाएंगे। हमारे जो सैकड़ों हज़ारों मुकदमात मुख्तलिफ शोबों में चल रहे हैं, उन मुकदमों का कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। इसलिए जल्द फैसला कराने के लिए और उन्हें ठीक कराने के लिए जो कसूरवार हैं उन्हें सज़ा दिलाई जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तब हमारी जायदाद जो दूसरों के कब्जे में है, चाहे सरकारी लोगों के कब्जे में हो, चाहे पब्लिक के कब्जे में हो या अन्य किसी के, तब हमारे पास आ सकती है। सरकार के कब्जे में तो बहुत सी है, इसलिए वक्फ की जो जायदाद इस तरह से फंसी है उसे आज़ाद कराया जाए, हमें हमारा हक दिलाया जाए, हमारी बातों को ध्यान में लाया जाए। आप सभी को धन्यवाद। पैरा। सभापति महोदया, कल्पना करिए कि वैज्ञानिकों ने ही कही है कि 2030 तक हमारी गंगा नदी नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने कहा है कि 2050 तक ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। वैज्ञानिकों ने ही कहा है कि इस धरती पर केवल 2.5% ही ताज़ा जल है और बाकी जल खारा है। ताज़ा जल में 70% जल बर्फ़ के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग से जो बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई और ओजोन की परतों में छिद्र हो गए, इससे जो पर्यावरण को खतरा है, मैं समझ सकता हूँ कि आज हमारे देश के जितने भी विभाग हैं जो हमारे विकास में कार्यरत हैं, यह सही है कि जनसंख्या और जनसंख्या को चलाने के लिए, उसको संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हमारी मजबूरियां हैं कि हमें भी विकसित देशों की दौड़ में अपने संसाधन उपलब्ध कराएं, हमें उनको संसाधन दें। इन सबके बावजूद भी यदि हम जलवायु परिवर्तन के प्रति गंभीर हैं तो देश में उपलब्ध कराने के लिए संसाधन, देश को चलाने के लिए संसाधन, देश को विकास की कड़ी में ले जाने के लिए संसाधन, देश को विकास में बहुत आगे ले जाने के लिए जो भी संसाधन हम तैयार करते हों, उसमें जलवायु परिवर्तन को हम गौण मानकर नहीं बल्कि महत्वपूर्ण मानकर ही हर निर्णय करें और आगे बढ़ें। हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं कि हम इतना अधिक आगे बढ़ जाएं कि उसके आगे जाने के बाद धरती दिखाई ही न दे, केवल खाई ही खाई दिखाई दे। यह बात अपने देश में भी और दुनिया के मुल्कों को भी समझनी होगी, चाहे वे अमीर देश हों या गरीब देश। खूब विकास करिए, एक हवाई जहाज़ नहीं 4-4 हवाई जहाज़ खरीद लो, एक ही फैक्ट्री नहीं 10-10 फैक्ट्री लगा लो, लेकिन उसके आगे कहीं पृथ्वी को गुस्सा आ गया और कहीं भी थोड़ा सा धरती डोल गई तो क्या परिणाम हो रहा है? सुनामी लहरों से क्या परिणाम हो रहा है? समुद्र के बढ़ते हुए जल से क्या हो रहा है? यह दुनिया और विश्व के सामने है। पैरा। यह केवल हमारे देश का ही नहीं, दुनिया का भी दर्द हो और दुनिया इस पर सहमत हो कि अमीर देशों, यह जान जाओ कि तुम बहुत आगे जा रहे हो, लेकिन इसके नतीजे इतनी बड़ी खाई मिलेगी कि जहां से जाने के लिए
कोई जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। यह दुनिया के देशों को भी हमारी सरकार को बताना होगा। पूर्ण विराम।